हाँ जी बेटे, थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस क्या है? देखो, सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस वर्ड का आपको मीनिंग समझाता हूँ, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है बेटे प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मीनिंग समझने के लिए हम कह सकते हैं किसी चीज़ का ओपोजिशन, किसी का विरोध करना। तो करंट के केस में रेजिस्टेंस, उसे ही रेजिस्टेंस बोलते हैं, एक्चुअल में वहीं से आया। जैसे मान लो हम साइकिल चला रहे हैं तो हवा हमें ऑपोजिट डायरेक्शन से रोकने की कोशिश करती है, तो उसे विंड रेजिस्टेंस या एयर रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। करंट वाले केस में इसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार थर्मल रेजिस्टेंस भी है। जैसे हमारे पास, ध्यान देना बेटे, ओम्स लॉ पढ़ा होगा आपने 10वीं क्लास में। ओम्स लॉ में आपने देखा कि कोई एक कंडक्टर जिसको पोटेंशियल डिफरेंस V लगा दें, V पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से अगर करंट I फ्लो करे तो हम रेजिस्टेंस बोलते हैं R। और ओम्स लॉ में आपने पढ़ा था V बराबर IR और R बराबर पढ़ा था V बाय I, पढ़ा था ना? तो जिस प्रकार ओम्स लॉ में या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के केस में रेजिस्टेंस का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। अब मैं इसको थोड़ा ध्यान से बताता हूं। करंट कब चलता है? जब पोटेंशियल्स में डिफरेंस होता है। मान लो कि हमारे घरों में जो बिजली की सप्लाई आ रही है 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी हम ये मान लें कि एक पॉइंट 220 वोल्ट पर है और दूसरा 0 पर है। अगर दोनों पॉइंट को 220 वोल्ट पर कर दे तो क्या डिफरेंस बचेगा? डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो फिर करंट भी फ्लो नहीं करेगा। तो जिस प्रकार करंट को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल्स में डिफरेंस चाहिए, हीट को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? टेम्परेचर में डिफरेंस। हीट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए बेटे? टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर अगर डिफरेंस होगा दो बॉडीज में, ओनली देन हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। इज इट क्लियर? तो जब हम थर्मल रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है बेटे? H को बोलते हैं हीट करंट। H को क्या बोलते हैं बेटे? हीट करंट। हीट करंट बराबर क्या होगा? टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। बेटर होगा आप इसे R की टर्म्स में समझे। R बराबर क्या होगा? टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय हीट करंट। जैसे ओम्स लॉ में R बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, ठीक उसी प्रकार थर्मल रेजिस्टेंस के केस में टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय हीट करंट। इज इट क्लियर? हीट करंट का मतलब समझो, अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितनी हीट फ्लो हो रही है? बोलो सारे बच्चे, पूरी लाइन। इसे क्या बोलते हैं? हीट करंट। एक यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकंड मान लें। 1 सेकंड टाइम में कितनी हीट फ्लो हुई उसे हीट करंट बोलते हैं। बोलो सारे बच्चे। हीट करंट का मतलब समझ आ गया? फ्लो ऑफ हीट इन 1 सेकंड टाइम। ठीक है बात? हीट कब फ्लो करती है बताओ? क्या कंडीशन है हीट फ्लो होने के लिए? टेम्परेचर डिफरेंस। क्या कंडीशन है बेटे? तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है डिवाइडेड बाय हीट करंट कितना है, ये जो रेशो है इसे थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं। इस रेशो को क्या बोलते हैं बेटे? थर्मल रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है जी। तो यहां से R ऐसा यूनिट क्या आ गया इसका? केल्विन पर वॉट। इसका ऐसा यूनिट क्या आ गया बेटे? केल्विन पर वॉट। कैसे आया? टेम्परेचर का यूनिट बोलो, ऐसा यूनिट केल्विन। और ये है हीट पर यूनिट टाइम, यानी एनर्जी बाय टाइम। पावर से रिलेटेड हो गया, सो वॉट। तो केल्विन पर वॉट थर्मल रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट है। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? पक्की बात है ना? आसान है? अब आगे समझो। ओम्स लॉ में आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर हम दो रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है अगर वो सीरीज में जोड़े जाएं। आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था बेटे। 10वीं क्लास में आपने पढ़ा कि मान लीजिए हमने दो कंडक्टर लिए, एक का रेजिस्टेंस R1 दूसरे का रेजिस्टेंस R2, तो दोनों को जोड़ने पर नया रेजिस्टेंस जो है वो R1 प्लस R2 हो जाता है। हाँ या ना? ठीक ऐसा ही थर्मल रेजिस्टेंस में भी होता है। ठीक ऐसा ही थर्मल रेजिस्टेंस में भी होता है। अब इस डायग्राम को समझिए, मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं कि ये एक रोड है जिसे इन्होंने नाम दे रखा है A। इसका एक एंड टेम्परेचर T1 पर है और एक एंड टेम्परेचर T पर है। क्लियर? और मान लेते हैं कि जो T1 है वो T से क्या है? ज्यादा। या फिर हम यूं समझ लें कि ये एक दूसरी रोड है जिसे नाम दे दिया B। दो अलग अलग मटेरियल की बनी हुई रोड मान लेते हैं जिनका रेजिस्टेंस अलग अलग है R1 R2। एक एंड को हमने T1 पर रख दिया, एक को T2 पर रख दिया। और अगर T1 जो है वो T2 से ज्यादा है तो ये हाई टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर। तो हीट किधर फ्लो करेगी बेटे? हाई से लो की तरफ।
तो बीच में कहीं पर एक कॉमन टेम्परेचर मान लिया हमने T। इज इट क्लियर? तो इसमें हीट किधर फ्लो करेगी? इसमें हीट किधर फ्लो करेगी बेटे? T1 से T, और इसमें किधर फ्लो करेगी? T से T2 की तरफ। क्लियर हुआ? इसका रेजिस्टेंस कितना है? दूसरी का रेजिस्टेंस कितना है? तो टोटल कितना हो जाएगा? और इस पूरी नई रोड के लिए हीट करंट का क्या फार्मूला आ जाएगा? क्या आप ऐसा भी कह सकते हो इसके लिए कि टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 बराबर टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय हीट करंट। क्या ऐसा कह सकते हो? यस सर। यहीं से H इधर ले जाके ये इधर ले आएंगे तो ये फार्मूला भी लिख सकते हैं। तो अगर हमें हीट करंट निकालना हो बेटे, जैसे ओम्स लॉ में करंट निकालना हो तो हम क्या करते हैं? V बाय R। वैसे यहाँ क्या करेंगे? H बाय R। H हीट करंट और R थर्मल रेजिस्टेंस। एनी डाउट? सीरीज, इसे बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर दो हीट कंडक्टिंग बॉडीज का सीरीज कॉम्बिनेशन कर दें तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ता है कि घटता है? डेनिश खड़े हो जाओ। पहले तो ये बताओ मेरा क्वेश्चन क्या है, समझ आया? नहीं आया ना? नहीं समझ आया ना मेरा क्वेश्चन? हाँ जी, आई एम सॉरी, मैं आपको बढ़िया से नहीं समझा पाया, दोबारा समझाते हैं। एक रोड है और एक और रोड, दोनों में से हीट फ्लो कर सकती है, यानी दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। उनको जोड़ दिया आपने और दोनों का रेजिस्टेंस R1 और R2 ले लिया, तो टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 हो जाता है। ये यहाँ पर लिख रखा है। अब बताओ रेजिस्टेंस बढ़ा है कि घटा है? हाँ, इसका मतलब अब मेरी समझाने की कैपेसिटी थोड़ी ठीक हो रही है ना। आप बच्चों से काफी सीखने को मिलता है मुझे कि जब बच्चा सोने की स्थिति में हो तब कैसे जगाना है। बैठ जाओ। हाँ जी, इन दिस केस हीट करंट इज सेम फॉर ऑल रोड्स। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी इसमें भी हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम और इसमें भी हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम सेम है। क्लियर? अब अगला देखो, अब आपने तीन अलग अलग रोड ले लिए बेटे, ABC मान लो इसको, ठीक है जी। अलग अलग मटेरियल की रोड्स ले ली, हालांकि दो ही लिए इन्होंने, इसके बीच में कुछ गैप रखा हुआ है। क्लियर? ओके फाइन। और पहले का रेजिस्टेंस R1, दूसरे का रेजिस्टेंस R2। इस दोनों के एक एंड को टेम्परेचर T1 पर रखा और दोनों के दूसरे एंड को टेम्परेचर T2 पर रखा। अगर T1 T2 से ज्यादा है तो हीट किधर फ्लो करेगी बेटे? T1 से T2 की तरफ। तो जो रेजिस्टेंस होगा ना पैरेलल में, उसका ये फार्मूला होता है। अगर इस पूरे का कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस निकालें तो 1/R बराबर होगा बेटे 1/R1 प्लस 1/R2। फिर एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे और R निकाल लेंगे। एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे और लास्ट में उल्टा कर देंगे तो R आ जाएगा। क्यों उल्टा क्यों करना है? क्योंकि आपको R चाहिए और ये फार्मूला किसका है? 1/R का है। तो एलसीएम लेके सोल्व करने के बाद उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटे? R आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई? अगर एक बार आपको R मिल गया तो R का क्या फार्मूला होता है? H डिवाइडेड बाय, बोलो बेटे, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय H। अब ठीक है ना? ठीक है जी। तो R की जगह क्या ले लेंगे हम? ये वाला फार्मूला ले लेंगे। और अगर आपको H निकालना है तो R इधर ले जाओ, H इधर ले जाओ। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो ये पैरेलल का केस आ गया बेटे। ये किसका केस आ गया? क्या चीज सेम है इसमें? टेम्परेचर डिफरेंस। इस रोड के भी दोनों किनारों का डिफरेंस T1 माइनस T2 है, नीचे वाली रोड का भी T1 माइनस T2 है। क्लियर? क्या अलग अलग होगा? हीट करंट। इसमें अलग अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट टाइम फ्लो होगा, इसमें अलग अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम होगा। बोलो कोई दिक्कत? क्योंकि H1 और H2 डिपेंड करता है इसकी रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो हीट भी अलग अलग फ्लो होगा पैरेलल के केस में। एनी डाउट टू एनीबॉडी? ठीक है जी। तो सीरीज का केस ऐसे होता है बेटे, जैसे आपने दो पानी की पाइपों को जोड़ रखा हो, एक पाइप और आगे दूसरी पाइप, जितना पानी एंटर करेगा उतना ही सभी में से जाएगा। तो जिस प्रकार वाटर फ्लोइंग सीरीज में एक जितना होता है, ठीक उसी प्रकार हीट फ्लो भी सीरीज में एक जितना होता है। अगले 12वीं क्लास में आप पढ़ोगे करंट भी एक जितना ही होता है सीरीज के केस में। लेकिन अगर मान लो एक पाइप है बड़ी और उसके आगे दो पाइपें जोड़ दी तो क्या दोनों में बराबर बराबर पानी जाएगा? ये जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि पानी का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाइप का वो कितना है, एक मोटी पाइप है एक पतली है, इस प्रकार से। तो सिमिलरली पैरेलल में जोड़ने पर इस पर डिपेंड किस बात पे करता है बेटे कि यहाँ पर R1 R2 अलग अलग है कि सेम है। अगर तो सेम है तो हीट
फ्लोइंग पर यूनिट टाइम सेम होगा। अगर R1 R2 अलग अलग है तो हीट फ्लो भी अलग अलग होगा। एनी डाउट? पक्की बात है। तो ये हमारा टॉपिक था बेटे हीट फ्लो से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? हीट फ्लो से रिलेटेड। अगली क्लास में टाइम नहीं हुआ ना, अभी 5 मिनट पड़े हैं हमारी क्लास के, 5 मिनट पड़े हैं, तब तक ये लॉ हम स्टडी कर सकते हैं। वाइडमैन फ्रेंच लॉ। ये लॉ क्या कहता है बेटे? बहुत ही सिंपल है ये लॉ और बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। ध्यान से देखो, रेशो ऑफ किसका? थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एक तो होता है थर्मल कंडक्टिविटी जिसे हम K से लिखते हैं यानी हीट फ्लो होने की कंडक्टिविटी, और दूसरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी करंट फ्लो होने की कंडक्टिविटी। तो अगर हम थर्मल कंडक्टिविटी ले लें और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ले लें, उन दोनों को भाग कर दें और टेम्परेचर फिक्स रखें, टेम्परेचर क्या रखें? तो ये रेशो फिक्स रहेगा बेटे। ये रेशो क्या रहेगा? यहां से क्या इंफॉर्मेशन निकलती है सुन लो। मान लेते हैं कि ज्यादातर जो हमारे मटेरियल हैं जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, जनरली ज्यादातर केस में दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हाँ है ना? जैसे आयरन है, आयरन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है और हीट का भी है। एल्यूमिनियम दोनों का है, गोल्ड दोनों का है, यानी ज्यादातर मेटल्स हीट फ्लो और करंट फ्लो दोनों अलाउ करते हैं। यस, यही इंपॉर्टेंस है इस लॉ की। ये मैं यही बात समझाता है। ये क्या कहता है कि K डिवाइडेड बाई सिग्मा T। ध्यान देना बेटे, K है थर्मल कंडक्टिविटी, सिग्मा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इन दोनों का रेशो ऑल्सो डिवाइडेड बाई टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट रहेगा। अगर हमने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, अभी टेम्परेचर चेंज नहीं करना, इसका मतलब K डिवाइडेड बाई सिग्मा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। K डिवाइडेड बाई सिग्मा क्या हो गया? तो क्या मैं यहां से ये कह दूं K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा? क्या मतलब ये कि अगर कोई ऐसा मटेरियल आपने लिया जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी बड़ी है तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। थर्मल कंडक्टिविटी बड़ी है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। अगर हम एक मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ा सकें तो डेफिनेटली उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, ये मीनिंग है। और या फिर हम यहां से ये कह सकते हैं कि ऑल दोज मटेरियल्स विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। कहां से आया रिजल्ट? वाइडमैन फ्रेंच लॉ से। वाइडमैन फ्रेंच लॉ बड़ा ही सिंपल है, 2 लाइनों में मामला यहाँ खत्म हो जाता है। ये नोट्स मैं आप बच्चों के साथ शेयर कर दूंगा, आप इसे अपने नोट्स में जगह जरूर देंगे ना, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हालांकि एक टॉपिक मैं और डिस्कस करना चाहता था आप बच्चों के साथ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, बट क्योंकि अभी हमारी क्लास खत्म हो चुकी है तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को आगे नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ रहे।